हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान-IQ में। और आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल करंट टॉपिक है। कल जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 को अप्रूवल मिल गया है। इसका ड्राफ्ट 2019 में जो है पेश किया गया था और फाइनली इसका जो है अप्रूवल मिल गया है। कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है और अब ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो कौन कौन से इसके की पॉइंट्स हैं, कौन कौन से जो है आपके एग्जाम्स परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप KVS का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप DSSB का एग्जाम देंगे या फिर आप UGC नेट का एग्जाम देंगे, तो इन सारे जितने भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि NPE जो है पहली आई थी 1968 में, उसके बाद आई 1986 में, जिसको 1992 में रिवाइज किया गया था। तो उसके बाद फाइनली अब ये पॉलिसी आई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है एजुकेशन सिस्टम में। तो इसलिए इससे क्वेश्चन जो है वो आने बिल्कुल बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, भले आप UPSC का भी दे रहे हैं तो भी इस पर एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। तो गाइज इसका एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। तो देखिए आपके जो पेपर में है उसके ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको अंत तक जो है वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए जो है मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन अगर आप एग्जाम दे भी रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, तो भी आपके लिए जानना जो है बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो है अप्रूवल मिल गया है और ये इंप्लीमेंट अब हो जाएगी। तो कैबिनेट ने फैसला लिया है कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि NDA गवर्नमेंट जो हमारी चल रही है उसका मंत्रिमंडल जो है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लेड कर रहे हैं, सो उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है। सेकेंड, इट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड चेंजिंग द नेम ऑफ HRD मिनिस्ट्री। बहुत बड़ा चेंज है। जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हमारी मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन मंत्रालय जो है हमारा, उसका नाम जो है इसका प्रपोजल दे दिया गया है कि अब उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है बोला जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कहलाएगी, HRD मिनिस्ट्री जो है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि अब HRD का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा और इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि UGC नेट और नीट जैसे एग्जाम्स को करवाती है, मतलब इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है NTA। अब ये जो है जो कॉमन एग्जाम भी लेगी, किसी भी कॉलेज में एंट्री के लिए जो कॉमन एग्जाम कराया जाएगा उसको भी NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कराएगी, ठीक है। उसके बाद टीचर्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू असेसमेंट सिस्टम बाय 2023, यानी कि 2023 तक एक नया असेसमेंट सिस्टम आपका आ सकता है। आपको पता है अभी जो CC आया था, फिर उसके बाद इसको भी थोड़ा हटा दिया गया, फिर से आप यूनिट टेस्ट वगैरह पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब एक और नया असेसमेंट सिस्टम जो है वो अब इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और ये सारे की पॉइंट्स जो हैं आप लोगों के लिए याद करने बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कूल एजुकेशन को रिलेटेड, यानी कि स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंज हुए हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो KVS की, DSSB की या NVS की या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले आप CTET कर रहे हैं, HTET की तैयारी कर रहे हैं, UP TET की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्कूल एजुकेशन में जो है वो चेंज हुए हैं। सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि ECCE जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसका यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा 2030 तक। मतलब सब तक जो है, जितने भी ये बच्चे होते हैं ना 5 साल से ऊपर के, यानी कि आपके कह सकते हैं 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं, जो नर्सरी KG जिसको हम बोलते हैं, LKG UKG बोलते हैं, तो इनका जो है यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा। मतलब कि 2030 तक जो है हर बच्चे का जो ECC है ये आपको सुनिश्चित करना है। मतलब गवर्नमेंट इसको सुनिश्चित करेगी कि हर बच्चा जो है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को पाए, ठीक है। प्रीपरेटरी क्लास चलेंगी, बाल वाटिका इनको बोला जाएगा, ठीक है। ये प्रीपरेटरी क्लास कहलाएंगी बाल वाटिका, और ये बेसिकली होंगी किनके लिए, 5 से 6 साल तक के बच्चों के लिए होंगी आपकी बाल वाटिका, ठीक है। हिंदी में आप कह सकते हैं बाल वाटिका, बाल वाटिका,
ओके। नेक्स्ट, देयर विल बी नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा लिटरेसी को लेकर और न्यूमरेसी को लेकर, ठीक है। लिटरेसी में आपका जो है साक्षरता का मिशन कह सकते हैं, और न्यूमरेसी का जो मिशन है वो चलाया जाएगा, ताकि बच्चों में जो लिटरेसी और न्यूमरेसी की स्किल्स हैं वो उनको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। लिटरेसी में आपका पढ़ना लिखना, ये सारी कॉम्पिटेंसीज वगैरह जो है दक्षताओं को जो है बढ़ाया जा सके, तो इस पर नेशनल मिशन जो है लाया जाएगा। उसके बाद देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, तो आर्ट एंड साइंस के बीच जो एक सेपरेशन दीवार सी खड़ी है, उसको एक तरह से उस दीवार को हटाने की कोशिश की जाएगी कि उनके बीच कोई सेपरेशन या सेग्रीगेशन ना हो, और करिकुलर या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी आपस में जोड़ा जाएगा ताकि उनको अलग अलग चीजें ना समझा जाए, ठीक है। तो ये एक चेंज है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये विद्यालय जो है अब 6ठी से 8वीं तक चल रहे हैं फिलहाल, और ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, ठीक है, यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं गर्ल्स के लिए, और रूरल एरिया में ज्यादा चल रहे हैं, जो दूरस्थ हमारे एरियाज होते हैं वहां पे बेसिकली गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो इनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 12वीं तक, ठीक है। तो अब ये 6ठी से 8वीं तक है, तो इनको 6ठी से 12वीं तक जो है एक्सटेंड किया जाएगा ताकि गर्ल्स एजुकेशन को जो है बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे, वोकेशनल इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम क्लास 6, तो क्लास 6 से मतलब कक्षा 6 से जो है वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स कैन इंटर्न विद लोकल क्राफ्ट, ठीक है, तो इंटर्नशिप स्टार्ट की जाएगी। कहते हैं ना हम, जब कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो ठीक है, वो 2 साल या 1 साल जो है प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल्स में एज इंटर्न्स के रूप में, वो प्रैक्टिस करते हैं सीनियर डॉक्टर्स के अंडर। ऐसे क्लास 6 से जो है बच्चों को 10 दिन की इंटर्नशिप कराई जाएगी। वो इंटर्नशिप किसके अंडर होगी? जो आपके लोकल क्राफ्ट्समैन हो जाते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं छोटे छोटे, या जो क्राफ्ट का काम करते हैं, जब जैसे कहते हैं ना, जो हमारा गांधी जी का वोकेशनल एजुकेशन का जो एक पूरा सपना था उसको साकार करने के लिए बेसिकली बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ताकि उनको कुछ स्किल सिखाई जा सके। आपको पता है कि जो स्किल डेवलपमेंट का काम है वो वैसे भी इंडिया में काफी जो है चल रहा है आजकल, तो उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि क्लास 6 से जो है उनको वोकेशनल इंटीग्रेशन पर ध्यान दिया जाएगा। बस आपको ये चीज और ध्यान रखनी है कि क्लास 6 से स्टार्ट होगा, 5th तक नहीं, ओके। और 10 दिन का बच्चों को जो है इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा किसी भी क्राफ्ट में, लोकल क्राफ्ट के लिए, ट्रेड्स के लिए, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और एक होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जिसमें काफी आपको ऐसे होता है ना 300 वर्ड्स में लिखो, 500 वर्ड्स में लिखो वैसे, और ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक आपको सही लगाना होगा। तो बोर्ड एग्जाम जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। उसके बाद जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो मदर लैंग्वेज में होगा, यानी कि मदर टंग में होगा, या फिर रीजनल लैंग्वेज टिल क्लास 5। कक्षा 5 तक जो है उसको मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में कंपलसरी है, और अगर आगे और भी बढ़ाया जा सकता है 8वीं तक, ठीक है। तो ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि मदर टंग में पढ़ाओ बच्चों को, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ, तो उसके लिए यहाँ पे कदम उठाया गया है। नेक्स्ट, रिपोर्ट कार्ड्स विल इंक्लूड स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट, बच्चे अपना भी सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो उसको भी जो है इंक्लूड किया जाएगा रिपोर्ट कार्ड्स में, एज वेल एज बाय टीचर्स, और टीचर्स के द्वारा भी। अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ स्कूल्स टू बी एनकरेज टू अडॉप्ट एनसीएफ, तो अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ स्कूल सेटअप किए जाएंगे। बेसिकली जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरी तरह से अडॉप्ट करने के लिए इन स्कूल्स को जो है वो एनकरेज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, एनपीएसटी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। 2022 तक जो है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटअप किए जाएंगे टीचर्स के लिए। टैट्स जो होंगे, जितने भी स्टेट टैट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे सी टेट हो गया, ठीक है। अगर हरियाणा का बोले तो एच टेट हो जाता है, यूपी का बोले तो यूपी टेट हो जाता है। सी टेट आपका सेंट्रल लेवल पे है या आपके स्टेट लेवल पे है। तो प्री प्राइमरी से 12वीं तक का टीचर, मतलब प्री प्राइमरी से स्टार्ट होकर 12वीं तक का टीचर बनने के लिए आपको टेट पास करना जो है वो बहुत जरूरी है। नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है वो सेटअप किया जाएगा, इसका नाम रखा है परख। तो ये एक तरह से जो परख सेंटर होगा ये जांच करेगा कि जो जितने भी स्कूल बोर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी स्कूल बोर्ड्स होते हैं, जैसे सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, ये जितने भी बोर्ड्स होते हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, तो इनका पूरा जो असेसमेंट है ये परख करेगा, ठीक है। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर ये सेटअप किया जाएगा। नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में PFECCE, काफी बड़ी है, फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। तो 8वीं तक के बच्चों के लिए ये स्टार्ट किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे उनकी हेल्थ चेकअप्स वगैरह पे, उनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट पे जो है ध्यान दिया जाएगा, जो कक्षा 8 साल तक के बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड कर दिया है, मतलब आप लगा लीजिए कि कम से कम 3वीं तक का बच्चा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। इंडियन साइन लैंग्वेज जो ISL बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक विल बी मेड अवेलेबल इन होम रीजनल लैंग्वेज, तो ऐसी मल्टीलिंग्वलिज्म पर बेस्ड जो है टेक्स्ट बुक बनाई जाएंगी जो अब बच्चे को होम लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में भी उपलब्ध होगी। अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही आपको मोस्टली मिलती हैं,
ठीक है। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक्स मोस्टली पाई जाती हैं, तो कोशिश की जाएगी कि होम और रीजनल लैंग्वेज में भी उनको बनाया जा सके। नेक्स्ट है इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या किया गया है, मतलब समावेशी शिक्षा, ठीक है, जिसको हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो स्पेशल एजुकेशन जोन्स यानी कि SEZ बोल सकते हैं हम इनको, वो डेवलप किए जाएंगे डिसएडवांटेज रीजन्स में, ठीक है, जहां पे बच्चे जो हैं थोड़े पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाएंगे ताकि उन बच्चों को भी पहुंच हो सके यहाँ तक। स्पेशल एजुकेशन जोन्स, स्कॉलरशिप फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, जितने भी हमारे वंचित समूह हैं, ठीक है, जिनको कोई ना कोई असुविधाएं होती हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी और इन्हीं लोगों के लिए जो है ये स्पेशल एजुकेशन जोन जो है वो सेटअप किए जाएंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट फंड है जेंडर इंक्लूजन फंड, ये जो है ये सेटअप किया जाएगा टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट इसको बनाएगी टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर। तो इसमें याद रखिए कि गर्ल्स के अलावा इसमें ट्रांसजेंडर, जिसको हम थर्ड जेंडर भी बोलते हैं, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें। ये जेंडर इंक्लूजन फंड जो है ये बेसिकली गर्ल्स के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाया जाएगा ताकि उनकी जो पढ़ाई है उसको सुनिश्चित किया जा सके, उनकी क्वालिटी एजुकेशन उनको दी जा सके। देन दिव्यांग, जितने भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनको हम दिव्यांग, एक नया ये टर्मिनोलॉजी है, सम्मानजनक एक टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं इसको, जो दिव्यांग फ्रेंडली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप किए जाएंगे। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे कि वहां पर बहुत सारे दिव्यांग बच्चे होंगे तो उनके अकॉर्डिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गया, वो उनके अकॉर्डिंग वहां पर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो है वो सेटअप की जाएगी। जैसे रैंप बनाए जाएंगे, ठीक है, ब्रेल वगैरह, साइन लैंग्वेज वगैरह, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। काउंसलर्स टू एंश्योर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, ठीक है, तो काउंसलर्स को इन बच्चों की, जितने भी दिव्यांग होते हैं, डिसएडवांटेजेस बच्चे होते हैं, इन सब की फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल वेलबींग का ध्यान भी काउंसलर्स को जो है वो रखना पड़ेगा, इसको इंश्योर किया जाएगा, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो है किए, मतलब चेंजेस नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कि नई चीजें जो है वो ऐड की जा रही है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, समावेशी शिक्षण के लिए। अब बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है एजुकेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। करंट एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे वो हमारा है 4%, ये आपको याद रखना है। और जो नया अभी NP 2020 ने जो प्रपोज किया है वो है आपका 6%, यानी कि एजुकेशन पर जो है 6% ऑफ GDP, ठीक है, ये जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका 6% जो है एजुकेशन पर वो खर्च किया जाएगा। सो ये आपका एजुकेशन पर GDP खर्च किया जाएगा। अभी कितना है 4%, ये भी याद रखना है, ठीक है, कि 4 से 6 किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स विल वर्क टुगेदर टू अचीव एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है यानी कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं इनको इंश्योर करना होगा, ठीक है, ये भी वर्क करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि 6% GDP जो है वो एजुकेशन पर है खर्च किया जा सके। ई कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज विल बी डेवलप्ड। अब देखिए जितने टेक्नोलॉजी की बात की गई है, ठीक है, जो ऑनलाइन टीचिंग और इन सब की चीज़ों की बात कर रहे हैं ना हम, जैसे मूक प्लेटफॉर्म है, जो ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिए, ठीक है, दीक्षा पोर्टल है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं, तो ई कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, वो रीजनल लैंग्वेज में होंगे। आपने देखा है कि जितने भी ई कोर्स होते हैं वो बेसिकली या तो आपके हिंदी में मिलते हैं या फिर आपके इंग्लिश में मिलते हैं, तो अब इनको रीजनल लैंग्वेजेस से जोड़ा जाएगा, तो इन ई कोर्सेज को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इन एजुकेशन प्लानिंग, एजुकेशन की प्लानिंग करने में, लर्निंग असेसमेंट करने में, एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए, मैनेजमेंट के काम के लिए और रेगुलेशन के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाएगी। बच्चों को भी टेक्नोलॉजी के से जोड़ा जाएगा, लेकिन बच्चों को बोर्ड तक भी, इसमें एक बात मेंशन की गई है कि बोर्ड का साथ भी बच्चों को चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी सेवी नहीं बना सकते उनको बोर्ड का यूज करना भी आना चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं ना बोर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लासरूम, तो ये बोर्ड जो है इसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसको भी रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ और चेंजेस थे जो मैंने बात किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के ऊपर। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स होते हैं आपके, ठीक है, यूजी कोर्स जिनको हम बोलते हैं, जो बैचलर्स डिग्री होती है, वो या तो आपकी 3 साल की होगी या आपकी 4 साल की होगी, और इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर आप 1 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 2 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर आप 3 साल कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी, 4 साल कंप्लीट कर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च का भी काम इसमें किया जाएगा। तो इस तरह से पूरा एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है।
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें क्रेडिट स्कोर जो है बच्चों का, एकेडमिक जो क्रेडिट स्कोर्स होगा वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये इनके लिए हायर एजुकेशन में कुछ एक चेंज हुए हैं, ये जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन पी जो हमारे यूजी कोर्सेज होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन स्टार्ट ही यहीं से होती है, तो इसमें चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। यूजीसी नेट में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का जो कॉमन पेपर होता है या फिर एजुकेशन का अगर आप कह लें तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी हम बात करेंगे एनआरएफ के ऊपर, मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर। ये सेटअप किया जाएगा, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सेटअप किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं कहलाएगी, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जब कोई बॉडी आती है तो उसको हम संवैधिक बोलते हैं, संवैधानिक नहीं बोलते, मतलब विधि द्वारा स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय संगठन हो गया, एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय संगठन हो गया, ये सारी ऑटोनोमस बॉडी है, इनको थोड़ी ऑटोनॉमी होती है, तो ये ऑटोनोमस बॉडी होगी। इसमें जो है बेनिफिशियल लिंकेजेस होगा, रिसर्चर्स का, गवर्नमेंट का और इंडस्ट्री का आपस में लिंक कराया जाएगा, और इसमें आप आउटस्टैंडिंग रिसर्च को जो है वो पहचान की जाएगी, आउटस्टैंडिंग रिसर्च की। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो है ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो सेटअप किया जाएगा। सो गाइज, ये थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप कि इससे बाहर आपको पेपर में शायद कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप इन पॉइंट्स को याद कर लें और इनको याद रखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अपकमिंग अब एग्जाम होंगे उसमें इसको कैटर ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है, तो उसमें चेंज आना जो है अपने आप देश में एक तरह से बदलाव आने का कारण बन सकता है, तो उसको एग्जाम्स के हिसाब से वो उस पर फोकस जो है ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आप इसके फैक्ट्स जो है लर्न करें, इसको पढ़ें भी अपने आप, जब ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा तो आप इसको पढ़ें भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।